नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट और मेजरमेंट के जो यूनिट के डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ रहे थे। मैं आपको लेंथ, मास और टाइम की यूनिट और उसकी डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से बता चुका था, अच्छे से समझा चुका था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी के आगे की जो 6th फंडामेंटल यूनिट है उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो उनकी डेफिनेशंस क्या है, साथ ही साथ में उनको किस तरीके से हमने डिफाइन किया है, समझा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगली जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है जिसका नाम है बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। और बेसिक क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, जिसकी यूनिट या जिसको मेजर करते हैं हम एम्पियर से। अब हमारे सामने मेन बात क्या आती है कि व्हाट इज द एम्पियर। एक एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने हमारे चारों तरफ देखा तो हमको करंट के अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिली। अलग अलग डेफिनेशन ना बोल के इसको मैं ऐसा बोलूँ कि अलग अलग करंट के हमको इफेक्ट देखने को मिले। तो करंट के हमने एक इफेक्ट कैसा देखा कि करंट को जब हमने क्या हुआ, जैसे हमारे फैन में दिया तो फैन में उसने रोटेटरी मोशन किया, तो हमने करंट का एक इफेक्ट क्या देखा कि वो रोटेटरी मोशन करता है। करंट का हमने एक इफेक्ट ये देखा कि जब भी हम किसी को करंट देते हैं तो वो ब्राइटनेस यानी जलती है, जैसे ट्यूबलाइट और हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। साथ ही साथ में हमने इसका एक और इफेक्ट क्या देखा, जैसे कि हम जब करंट देते हैं तो करंट की वजह से हीट जनरेट होती है, तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी देखा। फिर करंट की वजह से एक और चीज होती है कि वो अपने चारों तरफ मैग्नेट भी क्रिएट करता है या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हमारे पास क्या था कि करंट के बहुत सारे इस तरीके से हमको इफेक्ट देखने को मिले। अब जब हमको बहुत सारे इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिले तो हमने इसकी अलग अलग डेफिनेशन भी बनाई। अब अलग अलग डेफिनेशंस बने तो हम जब आगे जाके 12th क्लास में देखेंगे कि करंट की और भी अलग अलग डेफिनेशंस क्या है, लेकिन उसमें से जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट जो था कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से या मैग्नेटिक इफेक्ट के इफेक्ट क्यों होता है, कितना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, क्या फोर्स जनरेट होता है, उसके हिसाब से यानी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमने क्या करा, एक एम्पियर को डिफाइन करा। हालांकि इसके और भी दूसरे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन एसआई सिस्टम ने स्टैंडर्ड इसी ही एक एम्पियर माना है। तो क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The ampere is that constant current which is maintained in two state parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section, ठीक है, and placed 1 meter apart in vacuum, ठीक है, would produced between those conductors of force equal to 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहली बात तो हमने जैसे क्या करते हैं, जैसे हमने क्या करा किसी तार के अंदर, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर एक्चुअली क्या करा, हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और हम जानते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड या उस मैग्नेटिक की वजह से क्या होता है कि वो दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा सकता है। तो हमने यही चीज को सोचा। तो देखिए इसके लिए हमने एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक बताता हूं कि क्या किया कि हमने सबसे पहली बात तो एक तार लिया इस तरीके से। एक्चुअली एक नहीं, 2 तार ले लिए। अब दोनों तारों की खासियत क्या थी कि दोनों तारों की ये जो लेंथ थी या दोनों कंडक्टर जो वायर थे हमारे पास, वो बेसिकली बहुत पतले थे। यानी क्या होता था, देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये वाला पॉइंट, यानी नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शनल का मतलब बहुत पतला होना चाहिए। तो हमने पतला ही तार लिया है, मतलब उसके लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम है। अब साथ ही साथ में इसको हमने कितना लिया, तो ये था 1 मीटर लेंथ का, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का हमने इसको यूज करा। फिर यहां पर हमने क्या करा, तो इसके साथ में मैंने इधर एक कनेक्शन दिया, ठीक है, साथ में इसमें मैंने कौन सा कनेक्शन दिया, तो बैटरी का एक कनेक्शन दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से एक बैटरी का कनेक्शन दिया। और ये हमने क्या लगा दिया, तो यहां पर हमने इसको कुछ इस तरीके से, देखिए समझने की कोशिश करना, यहां तक है ये, बाकी इसके बाद ये अलग से फिनोमेना है। ये तार तो हमने 1 मीटर का इतना लिया, अब इस तरीके से लगा दिया। साथ ही साथ में हमने क्या करा, साथ ही साथ में इसी तार को हमने इधर से इसमें भी कनेक्ट करा कुछ इस तरह से,
ठीक है ना, एक ही बैटरी से दोनों को कनेक्शन। तार तो हमारे पास में इतना सही है, ठीक है। इसको देखिए समझने की कोशिश करना कि तार हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1-1 मीटर का था, हमने कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया और साथ ही साथ में क्या करा कि इसको इस तरीके से हमने क्या करा, इस तार को स्लाइड होने के लिए एक आप समझ सकते हो जैसे इसको यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। लेकिन साथ ही साथ में ये तार क्या हो सकता है, इस पूरे जो रेल की पटरी जैसा हम बोल सकते हैं उसके ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर सकता है, ठीक है। रेल की पटरी जैसा है इसके ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर सकता है। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि ये दो तार हैं, हमने बैटरी से इसको भी कनेक्ट किया है और इसको भी कनेक्ट किया, उसी बैटरी से एक और तार लेकर इसको भी इस तरीके से कनेक्ट किया, यानी एक ही बैटरी से दोनों को कनेक्शन दिया, ठीक है। अब ये तो एकदम फिक्स है अपनी जगह पे, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि दो रेल की पटरियां जैसा और इसके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। इसको हमने फ्री कर रखा है स्लाइड करने के लिए। और हमने क्या करा कि इन दोनों के बीच की स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितनी रखी, 1 मीटर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इनकी लेंथ भी 1 मीटर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर। फिर यहां से इस तार से क्या करा हमने, एक पुली लटकाई, ठीक है, एक पुली सिस्टम करा और यहां पर क्या लगा दिया, एक वेट लटका दिया। और ये वेट एक्चुअली कितना था, तो ये वेट था 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का। हमने क्या करा, इसके ऊपर एक वेट लटका दिया। अब सीधी सी बात है, और एक्चुअली बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 2 × 10⁻7 न्यूटन कहाँ से आया, तो बच्चों इसका जवाब आप लोगों को मैं 12th क्लास में दूंगा, ठीक है, वहां पर ये वैल्यू आती है। तो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का हमने इसके ऊपर क्या लटका दिया, एक वेट लटका दिया। अच्छा, अब आप लोग समझ सकते हो कि जैसे ही मैंने क्या करा, इधर से करंट अगर नहीं दे रहा हूं तो इस वेट की वजह से स्लाइड करके इधर जाएगा, ये 1 मीटर की लेंथ इंक्रीज होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अब क्या करा हमने, यहां से करंट दिया, तो हमने जैसे यहां से करंट दिया तो करंट इस तरफ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट, ठीक है। अब यहां से करंट अगर इसमें जा रहा होगा तो इधर से इस डायरेक्शन में नीचे जाएगा करंट, ये ऐसा घूमते हुए ऐसा बैटरी में ऐसा, और दूसरे तार के अंदर कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। अब दोनों की वजह से क्या होगा, दोनों जब इसके अंदर इस तरीके से दोनों के अंदर करंट जा रहा होगा तो दोनों के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और चूंकि हमने इसको फिक्स कर रखा है, ये मूव नहीं कर सकता, तो मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से ये इसके ऊपर इस तरफ इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये तार समझ पा रहे हो, ये तार यहाँ पर फिक्स है, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब जैसे ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, और साथ ही साथ में ये वेट क्या करना चाह रहा था, इसको इस तरफ, तो दोनों के बीच में रशाकशी चलने लग जाएगी। एक फोर्स जो उसको उधर जाने नहीं देना चाहता, और एक ही जो वेट लटकाया जो इसको उठा के इधर लाना चाहता। अब एक्चुअली हमने क्या करा, और यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम घुमा के मतलब करंट को बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। करंट को हम बढ़ा सकते हैं, करंट को हम कम कर सकते हैं। अब करंट को जब हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब स्टार्टिंग में जब हमने ये सिस्टम देखा, तो हम ये देख रहे हैं, हमने जैसे करंट दिया तो ये उधर जाते हुए दिख रहा है मुझे, इस डायरेक्शन में ये इधर ऐसा फिसलते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स अभी ज्यादा है और ये फोर्स कम है जो मैग्नेटिक की वजह से। तो हमने बोला नहीं करंट बढ़ाओ, तो अब जैसे ही करंट बढ़ाया तो फोर्स बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ाया, फिर हमने देखा कि अरे यार ये तो अब इधर जाने लगा, अब ये इधर जाने लगा, तो हमने बोला नहीं अब करंट कम करो, और हमने इसको इस तरीके से बहुत बार ट्राई कर करके इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स करा कि वेट यहाँ पर कितना है, 2 × 10⁻7 न्यूटन, और इसके ऊपर भी फोर्स करीब करीब उतना ही लगने लग जाए, तभी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, रह पाएगा। समझ पा रहे हो, इनके बीच की डिस्टेंस हमने 1 मीटर भी रखी। तो इतना जब हमने करा तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हम इस बैटरी से क्या दे पा रहे हैं, करंट दे पा रहे हैं। अब जब बैटरी से करंट दे पा रहे हैं तो यहां पर हमने यहाँ पर बीच में एक गैल्वेनोमीटर या एक मीटर लगाया जो क्या कर सकता है, करंट को नाप सकता है। तो इस तरीके से समझिएगा, करंट को नाप सकता है। तो स्टार्टिंग में जो सुई थी, तो सुई स्टार्टिंग में हमने 0 पे मान ली थी। अब जैसे ही हमने इसको ट्राई एरर करा होगा तो ये सुई कुछ ना कुछ आई होगी। अब कुछ ना कुछ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आकर इतने रुक गई, तो हमने इतने से इतने इस डिस्टेंस को नाम क्या दे दिया, तो दैट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट बोल दिया, ठीक है। फिर
यहां पर क्या करा हमने, इसी तरीके से इसके वेट को 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया। तो डबल कर दिया तो सीधी सी बात है यहाँ पर और करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने जब देखा कि करंट यहाँ पर आकर रुक रहा है, तो जब वेट को डबल किया तो यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। तो 1 एम्पियर करंट कितना होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितने फोर्स डेवलप कर सकता है, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स डेवलप कर सकता है। तो उस करंट को हमने बोला कि दैट करंट इज 1 एम्पियर करंट। इतनी चीज समझ में आई। अब ये स्केल बना के हम लोग एक्चुअली ले गए, अब ये हमारे पास ले गए। अब एक्चुअली हमने क्या करा कि जब हमारे कंप्यूटर में इसको फिट करके देखा, तो हमें ये पता चला कि हमारा कंप्यूटर जो है वो 1.5 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है। ठीक है, हमारा जो मोबाइल है वो 0.5 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है। तो इस तरीके से क्या करा कि हमने फिर इसको लगा के देखते गए, और ये हमारे पास क्या बना, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने का एक तरीका बना। तो बेसिकली आपको 1 एम्पियर करंट समझ में आया कि 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट which is generate magnetic field is filled with strength 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा समझने वाली बात थी। तो फिर से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। तो फिर से एक और बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which is maintained in 2 state parallel conductor of infinite length negligible cross section and placed 1 मीटर। तो देखिए इनके बीच में 1 मीटर और बीच में कोई भी वैक्यूम एयर भी नहीं होना चाहिए, वैक्यूम बीच में हमने प्रोड्यूस किया है। would produce between those conductor a force equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ थी, लेकिन उसके 1 मीटर वाले लेंथ पर कितना फोर्स लगना चाहिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए था। तो इस तरीके से हमने एम्पियर को समझा, या और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर देखते हैं। तो नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमारे पास, वो बेसिक क्वांटिटी है, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, इसको मेजर हम किससे करते हैं, केल्विन से। इसका सिंबल है के, एक्चुअली कैपिटल के इसका सिंबल है, हम इसको के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 of the thermodynamics temperature of the triple point of water। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर का मतलब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या था कि जैसे कि हमने क्या करा कि अगर पानी है, उस पानी के साथ में हमने क्या करा, पानी के साथ में बर्फ डाल दिया। अब पानी के साथ में बर्फ डाल दिया, तो अभी उस ग्लास में आपको लिक्विड यानी पानी की कितनी कंडीशन देखने को मिलेगी, तो 2 कंडीशन देखना। आप उसी में सॉलिड भी देख पा रहे हो, आप उसी में लिक्विड स्टेट भी देख पा रहे हो। अब फिर ऊपर मैंने क्या करा, धीरे से उसके ऊपर क्या करते गया, मैं प्रेशर बढ़ाते गया, या सॉरी प्रेशर कम करते गया। अब जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर कम करते गए, तो हमें ये पता चला कि वो वेपर्स में भी कन्वर्ट होने लगा। अब जब वेपर्स में भी कन्वर्ट होने लगा, तो हमको एक ही जगह पर पानी तीनों स्टेट में दिखने लगा, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी, और गैसियस स्टेट में भी। अब तीनों स्टेट हमको वहां पर देखने लगी, तो वहां पर क्या होगा कि उस टेम्परेचर पे और उस स्पेशल प्रेशर पे, ठीक है, उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे हमको पानी तीनों अवस्थाओं में 3 स्टेट्स में हमको मिल रहा है, और उन 3 स्टेट को मिलने को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब उस प्रेशर पे, उस वॉल्यूम पे, ठीक है, उस टेम्परेचर पे जो हमें पानी मिल रहा है वो तीनों स्टेट में मिल रहा है। प्रेशर उसके वेपर फॉर्म में भी मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल रहा है, और गैसेस फॉर्म में मिल रहा है। तो ये इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब ट्रिपल पॉइंट हमने जब बोला, तो ये जो पानी का ये जो ट्रिपल पॉइंट था, ये आता कितना पे था, तो इस टेम्परेचर को हमने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसी को हमने बोला 273.16 केल्विन। ठीक है, हालांकि स्टैंडर्ड जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम ने जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी है वो केल्विन को मानी है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हम आज भी क्या होता है, सेंटीग्रेड को यूज करते हैं।
10 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हम सेंटीग्रेड कुछ ज़्यादा हम उससे आदी हो चुके हैं, तो वो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट बन चुकी है, हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल एसआई सिस्टम ने जो यूनिट बनाई है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने यूनिट बनाई है, दैट इज केल्विन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात है। ठीक है, कि ये वाला पूरा सिस्टम हम लोगों को समझने वाली बात है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे। तो एक्चुअली क्या होता है, तो पानी जो जिस टेम्परेचर पे, तो थोड़ा सा समझिएगा कि पानी का एक ऐसी स्टेट जहाँ पर तीनों स्टेट मिलती है, ठीक है, तो उस तीनों स्टेट को हमने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन जो हमने क्या होता है, एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है जिसको परम शून्य ताप बोलते हैं, जो दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है। वो दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 0 केल्विन। ये चीज आप समझना। तो दुनिया का जो सबसे ठंडा टेम्परेचर है, सबसे कोल्डेस्ट जो हमारे पास टेम्परेचर है जो यूनिवर्स में, यही इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होता, दैट इज 0 केल्विन। अब 0 केल्विन से जो बर्फ होता है, जो अपने ट्रिपल स्टेट में पाया जाता है, तीनों के तीनों स्टेट में जो मिलता है, वो कितना होता है, तो वो 0 डिग्री, लेकिन इससे तो गर्म ही होगा, इस टेम्परेचर से तो गर्म ही होगा। और अगर उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं तो केल्विन में वो कितना होता है, तो वो होता है 273.16 केल्विन। ये चीज समझ पा रहे हो, ये एक रेंज है, ये हमारे पास में क्या है, रेंज है। ये है दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर और ये है पानी के ट्रिपल पॉइंट। और वो ठंडे टेम्परेचर से पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना केल्विन आगे होता है, कितना केल्विन ऊपर होता है, तो वो होता है 273.6। हमने इतने हिस्से बना लिए, समझ पा रहे हो। हमने क्या करा, दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर, पानी के ट्रिपल पॉइंट को हमने 273 माना, और उसके बीच में हमने क्या करा, उसके 273.16 टुकड़े कर लिए। और उस छोटे से टुकड़े को जब हमने बोलेंगे, तो उस छोटे से टुकड़े को क्या बोलेंगे, दैट इज 1 केल्विन। तो उम्मीद है बच्चों आपको 1 केल्विन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर और पानी ट्रिपल पॉइंट में जहां मिलता है पानी का ट्रिपल पॉइंट, उसको हमने 273 केल्विन माना। और यहां से यहां तक के उसके टुकड़े कितने करे, तो उसके टुकड़े हमने कितने करे, दैट इज 273। उसको हमने 270 टाइम पार्ट्स करे, उसके 1 पार्ट को हम बोलेंगे दैट इज 1 केल्विन। तो यही चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि यहां पर क्या है कि उसके हमने कितने, एक हिस्से के 273 पार्ट्स करे, और किसके, तो यहाँ पर ये ट्रिपल पॉइंट, पानी के ठंडे टेम्परेचर से ट्रिपल पॉइंट को, इसको एक हिस्सा माना, और इसके इस एक हिस्से के हमने कितने टुकड़े करे, 273.16 टुकड़े करे। और इस तरीके से जो हमको एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, दैट पार्ट इज 1 केल्विन। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये केल्विन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए टफ है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को, देखिए एग्जाम में आप लोगों को ये आएंगे, आप लोगों को लिखना है, आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है इसे अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्वांटिटी है हमारे पास बेसिक क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मेजर करते हैं हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल MOL से। द मोल इज द अमाउंट ऑफ substance of a system which contain the many elementary entities as there are atom in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। अब इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करूं तो 12 ग्राम ही आएगा। यानी अब देखिए, अब हमने क्या हुआ कि कार्बन का एक ऐसा कंटेन लिया जिसमें कार्बन C12 लिया, यानी उसका एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए कार्बन 12 होना चाहिए। ठीक है, C12। अब हमने क्या करा, उसको बहुत छोटे से एक उसका कितना ग्राम लिया, 12 ग्राम लिया। 12 ग्राम लेने के बाद उसको बहुत अच्छे से क्या कर लिया, बारीक से ऐसे पीस लिया, उसका पाउडर बना लिया, यानी उसके सारे एटम्स को, और उस एटम को हमने काउंट किया। तो उस एटम को काउंट किया तो उस 12 ग्राम वाले C12 के 12 ग्राम के एटम, उस पाउडर के अंदर जितने एटम्स होंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड 1 मोल। तो 1 मोल एक्चुअली क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 1 दर्जन। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि 1 दर्जन केले, तो आप तुरंत समझ जाएंगे 1 दर्जन केले मतलब 12 केले। 1 दर्जन संतरा, 1 दर्जन पेन, आधा दर्जन बच्चे। तो ये सारी चीजें क्या होगी, तो ये भी मोल क्या है कि मोल एक्चुअली हमें क्या बताता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और 1 मोल में आखिर कितने पार्टिकल्स होते हैं,
तो 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या 23 पार्टिकल्स लिखते हैं अभी अपन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं पर बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम का मतलब आप क्या बोलोगे कि आपके पास 6.022, बहुत बार 023 भी आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने आपको एटम्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल के अंदर तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन 2 करने पे। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल, अगर मैं बोलता हूं कि 1 मोल पेन, तो उसका मतलब भी ये होगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स होंगे। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये चीज हमने करी और इसको बहुत अच्छे से आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, अब इसकी और भी हमने देखा कि जैसे 1 मोल अगर हम कोई सी गैस लेते हैं तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम बनता है वो होता है दैट इज 22.4 लीटर। तो ये चीज भी आप जो कि आप केमिस्ट्री में काफी अच्छे से पढ़ोगे, तो उम्मीद है आपको ये 1 मोल का सिस्टम समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि ये मोल की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ी, तो मोल की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पड़ी कि जब हम गैस को देखते हैं तो गैस के पास वॉल्यूम भी होता है, साथ ही साथ में अगर एटम की बात करें तो उसके पास पार्टिकल भी होते हैं। तो हम एक रिलेशनशिप निकालना चाहते थे कि किस तरीके से मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करे, कैसे उसके पार्टिकल माने। तो एक्चुअली मोल क्या है, एक बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। इस मोल के कॉन्सेप्ट से हम मास से पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, या मास से ही हम उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। चलिए खैर, और ज़्यादा आप इसको 11th क्लास में ज़्यादा अच्छे से 11th क्लास के केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आती है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में जैसे यहाँ पर जो ट्यूबलाइट है उनसे चमक कितनी निकल रही है, एक बल्ब है उससे चमक कितनी आ रही है, आपकी आंख में जाकर वो सेंसेशन कितनी जनरेट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं किससे, कैंडेला से, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल cd से। ठीक है, तो अब देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में हमने जैसे जैसे इस कैंडल मतलब समझ पा रहे हो ना, जहां से वे लाइट निकल रही है उस लाइट की हमको इंटेंसिटी, उसकी चमक देखना है। ठीक है, तो हमने कैंडेला क्या बनाई, तो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में जो शुरुआत में थी वो थी कैंडल, और वो कैंडल से कौन सी लाइट जनरेट होती थी, पीले कलर की लाइट जनरेट होती थी। तो हमने वो कैंडेला उस कैंडल वर्ड से आया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो it is the intensity of a given source that emits monochromatic radiation of frequency, ठीक है, 540 into 10 to the power 12 hertz and emit energy 1/683 watt per स्टेरेडियन। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब हाल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब क्या होता है, मतलब इसके पहले वाली क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो भी एलिमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो अगर क्या होता है एनर्जी लेकर अपने अपर स्टेट में जाता है तो वहां से वापस आता है, लेकिन वो रुक नहीं पाता अपने जगह पे, फिर इस तरीके से तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करते करते इस तरीके से क्या होता है, अपने पोजीशन पे आता है। अब अपने इस तरीके से पोजीशन पे आता है, तो ये जब इस तरीके से ऑक्सीलेशन मोशन कर रहा होता है तो एक एनर्जी इमिट करता है, किस फॉर्म में, दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन, तो इस रेडिएशन की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और उसमें मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती। इसका मतलब क्या है कि हर एक मटेरियल की अपनी खुद की एक स्पेशल नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जब हमारी आंखों में जाती है तो एक सेंसेशन जनरेट करती है। इसी तरीके से जब हमने क्या करा, एक कैंडल को जब हमने जलाया, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा होगा कि उसके अंदर भी जो केमिकल एनर्जी थी, जो मोमबत्ती के मोम के अंदर पेट्रोलियम की वजह से जो केमिकल एनर्जी थी, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने अपर स्टेट में आ रहे होंगे, फिर वापस लोअर स्टेट में आते हुए तो फ्लक्चुएट करते हुए वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी छोड़ रहे होंगे, और वो सेंसेशन जब हमारी आंखों में जाती है उनकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर आप इस मैच करोगे, चार्ट में देखोगे, तो ये कलर भी आपको येलो यानी पीला कलर ही दिखेगा। ठीक है, अब ये एकदम एग्जैक्ट होती है, क्योंकि पीले कलर तो बहुत सारे होते हैं, लाइट पीला, थोड़ा डार्क पीला, तो पीले कलर के भी अंदर, लेकिन हमें एक स्पेशल ये वाला पीला कलर लेना है। तो ये वाला एक फिक्स होती है, ये फिक्स मटेरियल की फिक्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और ये हमारी आंख में जाकर क्या सेंसेशन जनरेट करती है, तो दैट सेंसेशन इज येलो कलर। ठीक है, अब ये जब हमारी आंखों में जाएगी तो ये अपने साथ में क्या हो रही है, मैंने बताया था कि ये रेडिएशन एनर्जी अपने साथ में ले जाती है, और वो एनर्जी कितनी जानी चाहिए, तो वो जानी चाहिए 1/, या 1/783 वाट पर स्टे रेडियन। अब वाट पर स्टे रेडियन इस थोड़े फिनोमिना को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे कि अगर यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, लाइट बल्ब है, तो ये क्या लाइट एक ही डायरेक्शन में निकालता है? नहीं, ये तो चारों दिशाओं में निकालेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, या 6 दिशाओं में निकालेगा, आमने सामने भी। अब लेकिन क्या होगा कि जब हम इसकी बात कर रहे होंगे, तो हम क्या बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो बल्ब जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि इस तरीके से इसकी जो लाइट जा रही होगी वो इतने एरिया पे जाना चाहिए, कुछ इतने एरिया पे, तो इसको बोलते हैं हम स्टे रेडियन। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्टे रेडियन के बारे में मैं आप लोगों को, खैर यहाँ पर मैं नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बल्ब है, ठीक है, वो बल्ब क्या होना चाहिए, हमारी आंख से या जिस भी सरफेस की हम बात करें उस सरफेस से कितने मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। या फिर चलिए मैं समझाता ही हूँ, क्योंकि आगे अभी और यही पढ़ना है अपने को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिया मैंने, सबसे पहली बात तो एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल का जो एरिया था वो कितना होना चाहिए, तो दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर हुआ, फिर क्या करा मैंने, यहाँ पर यहाँ पर इन सारे जगहों पर क्या हुआ, धागे बांध दिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग्स बांध दी। स्ट्रिंग्स कहाँ कहाँ बांधी, तो इसके जितने भी पॉसिबल सरफेस थे सब दूर से बांध दिए मैंने। ठीक है, यहाँ से आप समझ लो धागे, और उन सारे धागों की लेंथ कितनी थी, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर थी, और 1 मीटर के बाद मैंने क्या करा, सारे धागों को लेकर एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो ये मेरे पास एक ऐसा एरिया बना, मतलब एक ऐसा सॉलिड बना जिसके मैं यहाँ पर जितनी भी कर्व सरफेस एरिया को नापूंगा तो वो हमेशा मुझे 1 मीटर मिलेगा। ठीक है, या अगर यहाँ पर ठीक से अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं ऐसा कुछ अगर आपको बना के बताऊं, तो ये कितना मिलेगा मुझे, ये हमेशा ये डिस्टेंस हमेशा मुझे 1 मीटर मिलेगी। यहाँ से जितने भी दूसरे धागे भी बांधे थे ना, वो सारे धागे मुझे कितने मिलेंगे, दैट इज लेंथ में 1 मीटर मिलेंगे। और इसका ये जो एरिया भी था, ये वाला एरिया जो हमने बनाया, ये एरिया भी इस एरिया का क्या था, तो ये एरिया था 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से एक सॉलिड बनेगा। तो यहां पर इस एरिया के ऊपर जितनी एनर्जी डेवलप होती, इस वो को बोलेंगे हम स्टे रेडियन। जितनी एनर्जी यहां पर जाती है उसको बोलेंगे हम दैट स्टे रेडियन। समझ पा रहे हो? तो ये जो सरफेस होगी ना, ये सरफेस आपको ऐसी फुटबॉल जैसी देखने को मिलेगी। यहाँ से तो सॉलिड एक कोन, लेकिन पीछे से फुटबॉल वाली सरफेस होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इतनी दूर है कि यहाँ पर से कितनी, इस सरफेस से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, और एरिया कितना है इसका, 1 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। तब इसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी, और वो लाइट एनर्जी अपने साथ कितनी लाना चाहिए, तो वो लाना चाहिए सॉरी, वो कितनी लाना चाहिए, तो वो लाना चाहिए 1/683 वाट पर स्टे रेडियन। और वो लाइट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो कितनी होना चाहिए, तो होना चाहिए 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। तो उम्मीद है बच्चों थोड़ा सा आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम कैसे समझेंगे कि लाइट आ रही है, लाइट हमसे 1 मीटर की डिस्टेंस, मतलब हमारी आंखों से 1 मीटर या किसी भी सरफेस से 1 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और उस सरफेस पर एनर्जी कितनी ट्रांसफर करना चाहिए, तो 1/683 वाट पर स्टे रेडियन। तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सॉरी कैंडेला बोलेंगे, 1 कैंडेला बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो क्वांटिटी है हमारे पास दैट इज बेसिक क्वांटिटी जो है वो है प्लेन एंगल, और उसको मेजर करेंगे हम रेडियन से। अब एक्चुअली रेडियन कितना होता है, ठीक है, उसको समझना। देखिए पढ़ सकते हैं हम, द रेडियन इज दैट इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स व्हेन लेंथ ऑफ लाइन 1 मीटर एंड मेक एन आर्क 1 मीटर। इसका मतलब समझिएगा, देखिए बहुत इजी है। क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक लाइन कुछ इस तरीके से और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको समझना है। सबसे पहले बात तो देखिए प्लेन एंगल को समझिए। दो लाइन के बीच का ये इंक्लिनेशन, ये झुकाव, इस झुकाव को हम बोलते हैं एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्लेन में तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा अगर घुमा दूं आप लोगों के लिए, ऐसा इस तरीके से अगर मैंने आप लोगों के लिए घुमा दिया, तब आप इसको नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप दूसरे उस प्लेन के पैरेलल हो गए, ठीक है। तो उस प्लेन के जब पैरेलल होंगे तो ये हमको नहीं दिखेगा, यानी इस प्लेन को हम 90 डिग्री एंगल से देखेंगे तभी हमको ये प्लेन एंगल दिखाई देगा। तो इसलिए हमने इसको प्लेन एंगल बोला, जबकि सॉलिड एंगल थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। तो अब क्या हुआ कि हमने जब लाइन ली तो एंगल बनाया, तो ये है 1 मीटर और ये लाइन से भी 1 मीटर होना चाहिए, और यहां पर जब आर्क ड्रॉ किया तो दैट आर्क इज ऑल्सो 1 मीटर। तो जब इसके बीच में जब 1 मीटर रेडियस 1 मीटर का आर्क जब कंडक्ट करती है या बनाती है, तो जो एंगल क्रिएट होता है उसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट एंगल विच इज कॉल्ड 1 रेडियन। इस एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो देखिए अब ये प्लेन एंगल का एक सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो प्लेन एंगल इज आर्क अपॉन में रेडियस। तो प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं 1 रेडियन से। तो 1 रेडियन एंगल इज इक्वल टू 1 मीटर आर्क डिवाइड बाय 1 मीटर रेडियस, ठीक है। तो ये होता है 1 रेडियन। अब एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को अब एंगल का हमने एक और दूसरा एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड क्या माना है, तो वो माना है डिग्री, ठीक है। तो जैसे अगर हम सर्कल के सेंटर की अगर बात करते हैं, तो सर्कल के सेंटर पे जब पूरा एंगल घूम लेते हैं तो यहाँ पर कितना रेडियन एंगल बनता है, तो ये होता है 2 पाई रेडियन। कितना एंगल कंडक्ट होता है? 2 पाई रेडियन एंगल कंडक्ट होता है। अब 2 पाई रेडियन एंगल किसके इक्वल होता है? तो वो होता है 360 डिग्री एंगल के बराबर होता है। ये पूरा एंगल 360 का होता है, तो इसलिए पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में जाएगा तो दैट इज 180 डिग्री। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, एंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और 1 रेडियन कितना होता है ये आपको माइंड में संभाल के रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज सॉलिड एंगल, मेजर करते हैं स्टे रेडियन से। अब इसको समझते हैं। देखिए हालांकि मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाले में आपको बताया था, फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एरिया कितना होना चाहिए। तो वो एरिया होना चाहिए हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ सब दूर से जब हम धागे बांध के इस तरीके से सामने की तरफ लाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा, ये एक कोन के शेप में दिखने लग जाएगा, और ये पूरा आपको सॉलिड दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉलिड रूप में। अब सॉलिड दिखेगा तो ये पूरा फिनोमेना इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसका ये एरिया कितना रहेगा? तो ये एरिया रहेगा 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज रेडियस। और इस तरीके के एंगल को यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं हम स्टे रेडियन, ठीक है। तो अब इस स्टे रेडियन का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ सॉलिड एंगल हमें किस तरीके से मिलेगा? तो सॉलिड एंगल जो होगा, ठीक है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है? एक सर्कल के, अगर पूरे सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे सर्कल के सेंटर पे, अब सर्कल नहीं बोलूंगा एक्चुअली, मैं इसको पूरा एक स्क्वायर बोलूंगा, यानी फुटबॉल के सेंटर पे पूरा जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है ये हम निकाल रहे हैं।
तो वो कितना होता है, तो इस फुटबॉल का सरफेस एरिया या स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है दैट इज 4πr², और नीचे रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस से रेडियस ये कैंसर, तो सॉलिड एंगल सेंटर पे कितना होता है, तो सेंटर ऑफ द स्फेयर सॉलिड एंगल मेक्स 4π। तो ये आप लोगों को समझने वाली बात है। और 1 स्टेरेडियन अब हम किसे कहेंगे, ठीक है, तो 1 स्टेरेडियन हम किसे कहेंगे, तो 1 स्टेरेडियन कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया होना चाहिए, और उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। यानी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 ही बनेगा, तो इसे बोलेंगे हम 1 स्टेरेडियन। तो दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने क्या करा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में हमने समझा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी क्वांटिटीज़ सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। आपको इसको इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनके ऊपर आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।